4 मार्च 2026 सुबह के 5 बजे इंडियन ओशन का पानी शांत था। आसमान में अभी भी अंधेरा था, जिस बीच 95 मीटर लंबी एक ईरानियन वॉरशिप आइरिस डेना श्रीलंका के गेल कोस्ट से बस 40 नॉटिकल माइल्स दूर चुपचाप अपने घर वापसी के सफर पर थी। जहाज के अंदर 180 सेलर्स सो रहे थे। किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि समुद्र की गहराई में उनके ठीक नीचे अमेरिका की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर सबमरीन उन्हें घंटों से ट्रैक कर रही है और अब उसके टॉर्पीडो ट्यूब से एक 19 फीट लंबा 1500 किलो भारी MK-48 टॉर्पीडो निकल चुका है, जो आइरिस डेना की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ रहा है। कुछ ही सेकंड बाद टॉर्पीडो जहाज के हल के ठीक नीचे से गुजरा और फटा। एक मैसिव एक्सप्लोजन जिसने 1500 टन के पूरे जहाज को पानी से ऊपर उछाल दिया। जहाज की रीढ़ यानी कि कील टूट गई। स्टर्न से आग और पानी एक साथ अंदर घुसा और कुछ ही मिनटों में आइरिस डेना ईरान की सबसे ताकतवर और सबसे नई वॉरशिप इंडियन ओशन की तल में जा बैठी। अब इन 180 में से 87 सेलर्स की लाशें बाद में श्रीलंका की नेवी ने बरामद किया। 32 लोग बच गए, बाकी आज तक लापता है। पेंटागन ने अटैक का पेरिस्कोप फुटेज भी रिलीज किया। इंफ्रारेड कैमरास में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मैसिव फायरवॉल जहाज के पिछले हिस्से से उठता है और फिर स्टिल फ्रेम्स में दिखता है कि कैसे जहाज का अगला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है और बाकी हिस्सा पानी में डूब चुका है। तो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने इस अटैक को 2 शब्दों में डिस्क्राइब किया, क्वाइट डेथ। Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. और ये था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार कि किसी अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पीडो से किसी दुश्मन के जहाज को डुबोया। 81 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हुई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी है आइरिस डेना की, ईरान के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप की, जो अमेरिका की एक इनविजिबल सबमरीन के एक टॉर्पीडो से इंडियन ओशन में हमेशा के लिए डूब गई और इसके साथ डूबे 100 से ज्यादा सेलर्स, जिन्हें पता भी नहीं चला कि मौत कहां से आई। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे प्रेस करो और बेल आइकन को दबा देना। तो आइरिस डेना कोई साधारण जहाज नहीं था, ये ईरान की नेवी का प्राइड था। मौज क्लास का एक एडवांस फ्रिगेट जिसे ईरान ने खुद बैंडर अब्बास के साथ अपने नेवल फैक्ट्रीज में बनाया था। साल 2012 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2015 में लॉन्च हुआ और 2021 में ऑफिशियली ईरानियन नेवी में शामिल किया गया। 95 मीटर्स लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 1500 टन वजनी ये जहाज 30 नॉट्स यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। इसमें लगी 3-4 गैडर एंटी शिप मिसाइल्स जो समुद्र में किसी भी दुश्मन के जहाज को तबाह कर सकती थी। सरफेस टू एयर सैयद मिसाइल्स जो आसमान से आने वाले खतरे को गिरा सकती थी। एक 76 mm रैपिड फायर नेवल गन, 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट कैनन, 20 mm ऑयल लिकॉन कैनन्स, हेवी मशीन गन्स और 2 533 mm टॉर्पीडो लॉन्चर्स। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी था जिस पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता था। तो बेसिकली आइरिस डेना मिसाइल्स, गन्स, टॉर्पीडोज और एडवांस रडार सिस्टम से लैस एक चलती फिरती किलिंग मशीन थी और इस जहाज ने अपनी ताकत पहले भी साबित की थी। 2022-23 में आइरिस डेना ने आइरिस मैकरान के साथ मिलकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। 65,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर ये ईरान की नेवी के लिए एक हिस्टोरिक मिशन था। इस मिशन के बाद आइरिस डेना ईरान की नेवी का सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे भरोसेमंद वॉरशिप बन चुकी थी। पर फरवरी 2026 में जब ये जहाज इंडिया के विशाखापट्टनम पोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल होने गई, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इसका आखिरी सफर होगा। इंडिया की नेवी ने मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज होस्ट किए थे, जिनमें 18 देशों के वॉरशिप्स शामिल हुए। एक ग्रैंड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और इसी परेड में आइरिस डेना के 180 सेलर्स भी मार्च कर रहे थे। उनके यूनिफॉर्म्स, उनके चेहरों पर गर्व, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गई। ईरानियन नौसेना के सेलर्स भारत की सड़कों पर परेड कर रहे थे। ये एक पीसफुल इवेंट था, एक सेरेमोनियल गैदरिंग जहां दुनिया भर की नेवीज एक साथ आई। अब दिलचस्प बात यह है ना कि इसी इवेंट में अमेरिका का P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल था। यानी अमेरिका और ईरान दोनों ही एक ही नेवल एक्सरसाइज में थी, शायद एक दूसरे के सामने भी थी,
बस कुछ ही हफ्ते पहले। पर 25 फरवरी को जब आइरिस देना ने इंडियन वाटर्स छोड़ी और इंडियन ओशन से होते हुए ईरान की तरफ अपने घर वापसी का सफर शुरू किया, तब तक दुनिया बदल चुकी थी। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से। इन स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए और लगभग 800 अन्य लोगों की जान गई, जिनमें दर्जनों स्कूली बच्चियां भी शामिल थी। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन टारगेट्स पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया। पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर्स पर हमले किए और एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गया। और इस पूरे केओस में इंडियन ओशन में अकेली बिना किसी एस्कॉर्ट के ईरान के सबसे कीमती वॉरशिप आइरिस डेना अपने घर वापस जा रही थी, एक ऐसे रूट पर जो किसी एक्टिव वॉर जोन में नहीं थी, बल्कि श्रीलंका जैसे न्यूट्रल देश के पास से गुजर रही थी। पर अमेरिका की सबमरीन्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि अमेरिकन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स कैसे काम करती है। ये वो मशीन्स है जो बिना कोई आवाज के, बिना कोई निशान छोड़े समुद्र की गहराइयों में महीनों तक छुपी रह सकती है। इनकी लोकेशन इतनी सीक्रेट होती है कि पेंटागन भी पब्लिकली नहीं बताता कि कौन सी सबमरीन कहां पर है। अमेरिका के पास ऐसी 53 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं और इनमें से कौन सी आइरिस डेना के पीछे लगी थी ये आज तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। पर जो हुआ ना, उसे इमेजिन करो। आइरिस डेना इंडियन ओशन में चल रही है, उसके रडार सिस्टम एक्टिव है, उसके सेलर्स ड्यूटी पर है, जहाज अपनी नॉर्मल स्पीड पर है, शायद क्रू का एक हिस्सा आराम कर रहा है, कुछ लोग इंजन रूम में हैं, कुछ ब्रिज पर है और कहीं नीचे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक अमेरिकन सबमरीन आइरिस डेना के प्रोपल्सन सिस्टम की अकोस्टिक सिग्नेचर को ट्रैक कर रही है। जहाज के इंजन्स की आवाजें, प्रोपेलर्स की फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सबमरीन के सोनार ऑपरेटर्स सुन रहे हैं, शायद घंटों से, शायद दिनों से। और फिर एक ऑर्डर आता है, टॉर्पीडो ट्यूब खुलता है और 19 फुट लंबा MK-48 ADCAP टॉर्पीडो, अमेरिकन नेवी का सबसे डेडली अंडर वाटर वेपन, पानी में छोड़ा जाता है। अब ये टॉर्पीडो ना कोई साधारण हथियार नहीं है, ये साल 1972 से अमेरिकन सबमरीन्स का प्राइमरी वेपन रहा है और इसे स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया गया है कि ये सोवियत यूनियन की सबसे फास्ट और डीप डाइविंग न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी मार सके। इसका वॉरहेड 650 पाउंड यानी कि करीब 295 किलो भारी हाई एक्सप्लोजिव से भरा हुआ है, जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर 1200 पाउंड TNT के बराबर है। पर इस टॉर्पीडो की सबसे खतरनाक बात यह है ना कि ये जहाज के हल में सीधे नहीं टकराता, बल्कि ये जहाज के ठीक नीचे से गुजरता है, कील के नीचे, जहां जहाज सबसे कमजोर होता है और वहां पर ये ब्लास्ट होता है। जब टॉर्पीडो फटता है तो पानी में एक मैसिव प्रेशर बबल बनता है। पानी हवा की तरह कंप्रेस नहीं होता, इसलिए ब्लास्ट की सारी एनर्जी ऊपर की तरफ ही जाती है, सीधे जहाज के हल में। इससे 1500 टन का पूरा जहाज पानी से कई फीट ऊपर उछलता है। जहाज का बीच का हिस्सा ऊपर उठता है, जबकि आगे और पीछे का हिस्सा पानी में होता है। इससे कील यानी कि जहाज की रीढ़ टूट जाती है और फिर जब जहाज वापस पानी में गिरता है ना, तो जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां एक खालीपन बन चुका होता है। जहाज का बीच का हिस्सा उस खालीपन में धंसता है और जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक टॉर्पीडो, एक ब्लास्ट और एक वॉरशिप खत्म। कुछ ही मिनटों में पूरी वॉरशिप पानी में समा जाती है, वो भी करीब 100 लोगों के साथ। पर इस धमाके के बाद मची तबाही में अभी भी कुछ ईरानियन सेलर्स समुद्र की सतह पर अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। तो 4 मार्च 2026 सुबह 5:08 पर श्रीलंका के अथॉरिटीज को एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, वो भी आइरिस डेना से। जहाज डूब रहा है। श्रीलंका की नेवी तुरंत एक्शन में आती है। 2 नेवल वेसल्स और एक एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं गेल कोस्ट से 40 नॉटिकल माइल्स दक्षिण में। पर जब श्रीलंकन शिप्स वहां पर पहुंचती है, आइरिस डेना कहीं पर भी नहीं थी। जहाज पूरी तरह से डूब चुका था। समुद्र की सतह पर बस ऑयल का एक बड़ा धब्बा तैर रहा था और उसके बीच तैरते हुए शरीर, जिंदा और मुर्दा दोनों। तो श्रीलंकन नेवी ने 32 सेलर्स को जिंदा बचाया। इनमें से कई बुरी तरह से जख्मी थे, जले हुए, ब्लास्ट से कान फटे हुए। इन्हें गेल के नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस और नेवल पर्सनल्स ने हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। एक सेलर क्रिटिकल कंडीशन में भी था, 7 और इमरजेंसी ट्रीटमेंट पर और बाकी माइनर इंजरीज के साथ। और फिर बॉडीज आने लगी। ट्रक्स में एक के बाद एक हॉस्पिटल के पीछे एक मेकशिफ्ट मॉर्चरी बनाई गई, जहां ईरानी सेलर्स की लाशें रखी जा रही थी, कैमरा से दूर, लोगों की नजरों से छिपाकर। 87 शव बरामद हुए। बाकी 61 से ज्यादा सेलर्स आज तक लापता है इंडियन ओशन की गहराइयों में। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने बताया कि जहाज पर 130 सेलर्स थे। ईरान की यूएन मिशन ने कहा कि 100 से ज्यादा सेलर्स मारे गए हैं। श्रीलंका के सोर्सेस ने अलग अलग नंबर्स दिए, पर एक बात
बात साफ थी, आइरिस डेना पर मौजूद ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आइरिस डेना उस वक्त अनार्म्ड थी, क्योंकि मिलान एक्सरसाइज में शिप्स को पीस प्रोटोकॉल में रहना होता है। ईरान के इंडिया में एम्बेसडर ने भी कहा कि डेना अनआर्म्ड थी और एक रूटीन नेवल मैन्यूवर पर थी, यानी एक अनआर्म्ड जहाज जो एक पीसफुल इंटरनेशनल इवेंट से लौट रहा था, न्यूट्रल वाटर्स में था, अपने घर की तरफ, और उसे बिना किसी वार्निंग के टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया। पर अमेरिका का इस पर क्या कहना था? वेल, पेंटागन ने जब ऑफिशियली इस अटैक को कंफर्म किया तो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि साल 1945 के बाद पहली बार किसी अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पीडो से दुश्मन के कॉम्बैट शिप को डुबोया है। साल 1945 जब यूएसएस टॉर्क्स ने जापान के आखिरी दिनों में 2 जापानीज फ्रिगेट्स टॉर्पीडो से डुबाए थे, उसके बाद से 81 साल तक अमेरिकन सबमरीन का टॉर्पीडो किसी भी दुश्मन के जहाज से नहीं टकराया था। और इससे पहले साल 1982 में ब्रिटिश नेवी के HMS कॉन्करर ने अर्जेंटीना के क्रूजर एरा जनरल बेलग्रानो को फॉकलैंड्स वॉर के दौरान 2 टॉर्पीडो से डुबोया था। उस अटैक में 323 अर्जेंटाइन सेलर्स मारे गए थे और वो अटैक भी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बेलग्रानो उस वक्त वॉर जोन से बाहर जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे आइरिस डेना किसी एक्टिव वॉर जोन में नहीं था, बल्कि श्रीलंका के पास इंटरनेशनल वाटर्स में थी और अपने घर वापस जा रही थी, इंडिया के एक पीसफुल इवेंट से लौटकर। अब अमेरिका का ये अटैक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा था, जिसमें अमेरिका ने ईरान के पूरी नेवी को तबाह करने का टारगेट रखा था। आइरिस डेना से पहले ईरान के 17 और नेवल वेसल्स डिस्ट्रॉय किए जा चुके थे। डेना के ही सिस्टर शिप्स जैमरन और शहांद पहले ही तबाह हो चुकी थी। ईरान का नया ड्रोन कैरियर आइरिस शहीद बघेरे भी डुबो दिया गया था। पर आइरिस डेना का डूबना सबसे ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये ईरान का सबसे नया, सबसे एडवांस्ड और सबसे एक्सपीरियंस्ड वॉरशिप था। वो जहाज जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, 65,000 किलोमीटर का सफर किया था, वो एक इनविजिबल टॉर्पीडो से मिनटों में खत्म हो गया। अब इस पूरी घटना में सबसे डरावनी बात यह है कि आइरिस डेना को कभी पता ही नहीं चला कि उन पर हमला होने वाला है। न्यूक्लियर सबमरीन्स इतनी साइलेंट होती है कि उन्हें डिटेक्ट करना करीब करीब नामुमकिन होता है। ये समुद्र में भूत की तरह चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। और मार्क 48 टॉर्पीडो जब पानी में लॉन्च होता है ना, तो ये भी पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम से चलता है, जो ट्रेडिशनल प्रोपेलर्स से कहीं ज्यादा साइलेंट होता है। यानी आइरिस डेना के 180 सेलर्स जो कुछ ही हफ्ते पहले इंडिया में परेड कर रहे थे, खुश थे, प्राउड थे, वो अपने जहाज में बैठे थे और उन्हें ये तक नहीं पता था कि मौत उनके ठीक नीचे, शायद 50 फीट नीचे टॉर्पीडो की शक्ल में तैर रही है। और जब ब्लास्ट हुआ स्टर्न में, तो जो लोग इंजन रूम में थे ना, जो प्रोपल्सन सिस्टम के पास थे, उनका बचना शायद इम्पॉसिबल था। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि जहाज पानी से ऊपर उछल गया था। पेंटागन के रिलीज किए गए फुटेजेस में आप स्टर्न पर एक मैसिव फायरबॉल देख सकते हो और फिर अगली फ्रेम में जहाज का वो ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि जहाज सीधा खड़ा हो गया हो और बाकी हिस्सा पानी में। अब ये घटना ना सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि मॉडर्न वॉरफेयर कैसे बदल चुकी है। आज एक इनविजिबल सबमरीन जिसे कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हजारों किलोमीटर दूर से आकर बिना किसी वार्निंग के एक पूरे वॉरशिप को मिनटों में खत्म कर सकती है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस घटना पे कहा, अमेरिका ने एक जुर्म किया है और वो इसकी कीमत चुकाएगा। पर यह बात भी सच है कि आइरिस डेना का डूबना ये साबित करता है कि सबमरीन वॉरफेयर आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कि वर्ल्ड वॉर 2 में था, बल्कि शायद और भी ज्यादा, क्योंकि आज की सबमरीन्स और टॉर्पीडोज उस जमाने से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा साइलेंट है और ज्यादा डेडली है। क्वाइट डेथ पेंटागन ने इसे सही नाम दिया। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या अमेरिका ने सही कदम उठाया था या फिर यहाँ पर उन्होंने कुछ गलत किया? आपकी राय में ये घटना कैसे हुई? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया था रशिया द्वारा बनाए गए एक ऐसे ही इनविजिबल सबमरीन के बारे में, जिसे पकड़ना या डिटेक्ट करना यूएसए तक के लिए काफी ज्यादा पसीने छुड़ाने वाला था। पर आखिर इसमें रशिया ने ऐसा क्या एडवांसमेंट डाला था, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी डाली थी कि यूएस के पसीने छूट गए थे? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।